तो दोस्तों आपके लिए आ गए हैं पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के। प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं हर दिन मैं आपको बताने वाला हूं, दो दो पेपर। हर दिन आपको मैं दो दो पेपर बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने कल आपको वादा किया था कि मैं आपको हर विषय के पेपर हल सहित बताऊंगा, तो आज हम हिंदी विशिष्ट का पेपर लेकर आए हैं। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर हमारे चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज हम आपको सेट ए, मतलब ये पहला सेट है हिंदी का, इसके बाद में एक और सेट आपको बताया जाएगा हल सहित। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों, दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली इसी प्रकार के पेपर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बता दें। कमेंट करके मुझे आप बता दें कि आपको सबसे पहले किस विषय का पेपर चाहिए हिंदी के बाद में। ठीक है, हिंदी के दो पेपर तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, इसके बाद आपके आधार पर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता देना मुझे कि हमें सर इसका पेपर सबसे पहले चाहिए, क्योंकि सारे पेपर दो दो सेट मैंने बना लिए हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही आप इन सेट पेपर को हल करोगे तो देखने को मिलेगा आपको प्री बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा सेट पेपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा आने वाली है और इसके बाद में बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे इन पेपरों के। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख हैं। दोस्तों हमने इसमें जितने भी पेपर आपको बताएंगे ना, उसमें अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपकी 85% को कोई भी नहीं रोक सकता। आप 85% आसानी से ला सकते हैं, ये भी मैं बता दूं। और हर हर प्रश्न को हल सहित मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। तो 85% बनाएं और अच्छे से पढ़े दोस्तों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, तो देखें आप, प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों वो 6 नंबर के रहेंगे। मतलब आपको जैसे मान लीजिए पहला है तो पहले में अगर आपको 6 देंगे तो 6 ही एक एक नंबर के रहेंगे। इसी प्रकार से आपके कितने 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे तो 30 नंबर के। जैसा कि ब्लूप्रिंट में बताया था मैंने आपको कि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से। पहला जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है हनुमान, गणेश, सरस्वती और शंकर। तो जो गणेश जी हैं उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है। तो जो आने वाली विपत्ति है उसका पूर्ण निश्चय कब होता है? भय में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बा वाला। अगला है, बिना गुणों के बड़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता, ये विचार है। बिना गुणों के बड़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता, ये विचार किसका है? तो बिहारी जी का है दोस्तों। शरद जोशी प्रसिद्ध निबंधकार हैं या व्यंग लेखक हैं या गजलकार हैं या इतिहासकार हैं? चलिए बताइए। शरद जोशी प्रसिद्ध हैं तो ये व्यंग लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंग लेखक के रूप में शरद जोशी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती है। जो विघ्न बाधाएं हैं ये सहम कर किसका मार्ग छोड़ देती है? तो नव युवक का मार्ग छोड़ देती है विघ्न बाधाएं। अगला है, देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था। देववाणी के अनुसार देवकी के कौन से पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था? तो 8वें पुत्र के हाथों। देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस को मौत घाट उतारने का विधान पहले से ही बन चुका था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। कौन वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं? तो सूरदास, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल्य रस में रचना की है। अपने काव्य का प्रमुख रस वात्सल्य रस उन्होंने बताया है और माँ और पुत्र के अटूट प्रेम का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद में, गोरा को किसी ने किस में लपेटकर सुई खिला दी थी? तो गुड़ में लपेटकर। जो गोरा गाय थी उसको गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी किसी ने। इसके बाद में अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका क्या है? तो आप बताएंगे कि जो लता जी है उनके गाने का मुख्य
मुख्य लक्षण बताना है दोस्तों आपको। देखिए इसमें थर्ड वाले में आएगा दोस्तों उनका गानपन। उनका जो गानपन है मतलब कि उनकी जो गाने की कला है वो उनकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। इसके बाद में राम दरस मिश्र जी का मन बहुत कैसा है, तो अल्पाकांक्षी है। राम दरस मिश्र जी का मन अल्पाकांक्षी है, तो इस खालिस्तान में अल्पाकांक्षी आएगा। अगला है विजय पथ पर बड़ सिपाही विजय है तेरी सुनिश्चित, कहा है, किसने कहा है, तो आप बताएंगे विष्णुकांत शास्त्री ने कहा है। तो इस खालिस्तान में यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री लिखना आप सभी। अगला देखो अगला क्या है, अगला है किसके दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। किसके भेद हैं, तो ये प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताना। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सत्य असत्य लिखिए। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से इनको याद भी कर सकते हैं। देखिए सत्य सत्य, नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। तो उच्च वर्गीय नहीं, तो ये गलत है, तो ये पहला गलत है हमारा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सही है, ये करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला है राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ये असत्य है दोस्तों। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला है कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। जो कबीरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा कवि हैं, नहीं है, क्योंकि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है, तो ये इसमें गलत होगा। अगला है केवट ने नाव पर बैठने की मना करके राम का अपमान कर दिया, तो असत्य है, नहीं किया था। ठीक है, वो भगवान राम का अपमान नहीं करना चाहते थे। तो देखो सत्य कौन सा है, ये मैं आपको लास्ट वाला और पढ़ के बता दूं। मालवा में युगांतर के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और पहला तो है, पहला असत्य है, ठीक है, दूसरा सत्य है, इसके बाद में तीसरा असत्य है, और चौथा भी असत्य है, ठीक है, और पांचवा भी असत्य है, और छठा सत्य है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, तो पहला देखिए हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रवेश द्वार है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है मंगल वर्षा। अब जो मंगल वर्षा है दोस्तों, इसकी बात की जाए तो मंगल वर्षा में आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। क्या आएगा, मंगल वर्षा में आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद में अगला है संवदिया। संवदिया, अब जो संवदिया है दोस्तों, इसमें आएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्या आएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द, जो पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, साकेत। अब देखो दोस्तों, जो साकेत है वो किसकी रचना है, वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो साकेत के आगे आएगा मैथिली शरण गुप्त। आखिरी है कंस की बहन। कंस की बहन कौन थी, तो वो थी देवकी। कंस की बहन कौन थी, देवकी थी। अब मैं जोड़ी मिला के बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप सभी। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, तो आप बताएंगे भारतेंदु युग। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है मंगल वर्षा। तो मंगल वर्षा के आगे आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, संवदिया, जो संवदिया है इसमें आएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों वो कहलाता है वाक्य। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। साकेत क्या है, किसने लिखी है, तो मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और कंस की बहन देवकी। ये है पूरी जोड़ी। अब जोड़ी के बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। और ये भी 6 नंबर के हैं, 6 ही आपको करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। पहला है घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है। तो जो घनानंद है उनके अनुसार स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है। अगला है उषा प्रियवंदा लिखित किसी एक कहानी का नाम क्या है, तो वो है वापसी। वापसी किसने लिखी, उषा प्रियवंदा ने। तो दूसरे प्रश्न में क्या आएगा, वापसी।
तीसरा प्रश्न देखो, तात्या टोपे को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? तो जो तात्या टोपे हैं उनको पाड़ोन के जंगल में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? पाड़ोन के जंगल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब देखो, पूरा जो ये परिभाषा इसी में से आपको पता चल जाना चाहिए। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वहाँ पर होता है अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि किसी अन्य की उक्ति हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है? गीता और स्वधर्म लेखक कौन है निबंध के? तो आचार्य विनोबा भावे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। और लास्ट है, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या है? तो उल्टी गंगा बहाने का जो अर्थ है दोस्तों वो है विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना। अब जो ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पूरा अच्छे से इसका। ठीक है, और कंप्लीट कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें 4 प्रश्नों को उत्तर लिखना है दोस्तों आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर लिखिए और 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, छठे प्रश्न में माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? इसके बाद में अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजधर बाबू का मन क्यों दुखी था? नेक्स्ट है, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी? संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। और अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों 3-3 नंबर के हैं, 9 नंबर के रहेंगे। वतन के लाडलों से क्या अपेक्षा की गई है? अगला है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? इसके बाद में है, अच्छे अध्यक्ष की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न देखिए, माँ ने रामकुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए थे? माँ ने रामकुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए थे? और इसके बाद वाला प्रश्न है, विभावना अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये तो था 7वां प्रश्न। अब देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये भी 3-3 नंबर के हैं 3 प्रश्न। कवि वीरेंद्र मिश्र ने देशवासियों को मिलजुल कर रहने पर अत्यधिक बल क्यों दिया है? अगला है, अर्जुन ने अकेले ही किन किन के दांत खट्टे कर दिए थे? इसके बाद का है, देवकी की गोद में कौन मचल रहा था? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को आपको क्या करना है? इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। पहला है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। ठीक है, दूसरा है, आपका भवदीय। तीसरा है, गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। इनको आपको सही करके लिखना है। क्या करके लिखना है? इनको सही करके लिखना है। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो 121 पेज नंबर पर इसका हल आपको मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। अब लोकतंत्र का महत्व, दीपावली, पराधीन सपने सुख नाही, ये आपको इनकी क्या करना है? रूपरेखा लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? समझे आप अच्छे से। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4-4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 12 नंबर के ये 9वां प्रश्न रहेगा आपका, जिसमें से आपको 3 प्रश्न को हल करना है और 3 ही प्रश्न है जो कितने नंबर के रहेंगे? 4-4 नंबर के रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। अब आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। मैं पढ़ के बता देता हूँ, इसको आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है वे लांबी मोटी, कहत गोत नहावत ओछत नागिन सी भई लोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न मखन रोटी, सर श्याम चिर जीवो दो भाई, हरी हलधर जी रोटी। ठीक है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जो प्रश्न है वो आपका
इस प्रकार है। अगला प्रश्न उन्होंने बताया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर अथवा केशव दास का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर और केशव दास का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, इन बिंदुओं के आधार पर लिखना है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या उन्होंने बताई है निम्नलिखित गद्यांश की। तो देखो गद्यांश क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और इसके बाद का प्रश्न देखिए, उषा प्रियवंदा अथवा उदय शंकर भट्ट का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, उषा प्रियवंदा या फिर उदय शंकर भट्ट, दोनों में से एक का आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के चारों धाम किन किन चार पवित्र नदियों के किनारे है? ये इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि प्रश्न नंबर 10 में क्या बताया है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4×12 मतलब कि 4 नंबर का एक प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश में आपको पढ़ के बता देता हूँ। बड़े न हुजे गुणनि बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, इसकी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अगला है, कबीर ने शब्द की महिमा बताई है। क्या महिमा बताई है? कबीरदास जी ने शब्द की। ठीक है, कबीरदास जी ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ठीक है, तो इसकी आपको क्या करना है, ये यहाँ पर लिखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ जल्दी से आपको। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छूले वे प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्जर बहा दे। जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या ये संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी नहीं रुकती, उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अब अगला प्रश्न देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा बना रहना चाहता हूँ, मिश्र जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है, दरिद्र होने पर भी वे ईमानदार है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। अगला है, मैंने स्टेशन से टिकट खरीदा और घर लौटा, इसे साधारण वाक्य में बदलना है। अगला है, मेरा पड़ोसी प्रतिदिन सुबह घूमने जाता है, इसको नकारात्मक में बदलना है। और नेक्स्ट है, बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसको आज्ञावाचक में बदलना है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 11वां क्वेश्चन में क्या बताया है, केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु राम को हंसी आ गई। 11वें प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, 4 ही 4-4 नंबर के हैं, इस प्रकार से 16 नंबर के हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, यशोधरा मृत्यु को भी आकर्षक क्यों मान रही थी। नेक्स्ट है अगला, देखिए अगला प्रश्न, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस अपठित गद्यांश को पढ़िए और इसके बाद में जो प्रश्न दे रखे हैं इनके क्या करना है, आपको उत्तर देना है। अब ये जो अपठित गद्यांश ये पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रश्न देखो, इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और उसके बाद में अहिंसा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अहिंसा भी सत्य का एक पूरक रूप है। अहिंसा में एक दूसरे के अधिकारों की, विशेषकर जीवधारियों की स्वीकृति रहती है। अहिंसा मन और वचन कर्म तीनों से होती है। अहिंसा के पीछे जीवो और जीने दो का सिद्धांत कार्य करता है। जहाँ अहिंसा का मान नहीं वहाँ मानवता नहीं। अहिंसा मानवता का पर्याय है। मनुष्य को उस जीवन को छीनने का कोई अधिकार नहीं जिसको वह दे नहीं सकता। हिंसा केवल जान लेने में नहीं वरन दूसरों के स्वत्वों और स्वाभिमान को आघात पहुँचाने में भी होती है। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आंसर इसी में से देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवता का पर्याय किसे कहा गया है। तो मानवता का पर्याय किसे कहा गया है, तो अहिंसा को मानवता का पर्याय कहा गया है। ठीक है, जो व्यक्ति अहिंसावादी होता है उसमें मानवता होती है, उसमें ही दया होती है, उसी में दया का भाव होता है। तो मानवता का पर्याय अहिंसा को कहा गया है।
उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। अब इस गद्यांश का आपको क्या करना है, सारांश भी लिखना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है, अथवा में मतलब दोनों में से आपको एक करना है। इन दोनों में से देखिए, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब कि उत्तर पुस्तिका को रीचेकिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके बाद में कल मैं आपको इसका एक और सेट पेपर बताऊंगा, और जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, प्री बोर्ड की दृष्टि से भी और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थी ध्यान दें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। ये प्रश्न देखिए, अब आपको इसमें निबंध लिखना है। साहित्य समाज का दर्पण है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, परोपकार, समय का सदुपयोग। इन निबंध में से आपको एक निबंध लिखना है। दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी का पहला पेपर। इसके बाद में कल आपको हिंदी का दूसरा पेपर मैं आपको बताऊंगा, और इसी प्रकार से आपको डेली सभी विषय के सेट पेपर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबा देना, घंटी वाली बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।